नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सबका अपने इस चैनल अनुज तिवारी कथालोक में एक बार फिर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज आपको लिए चलता हूँ कहानियों की दुनिया में और कहानी सुनाने चल रहा हूँ अपनी लिखी हुई वैदेही। इस कहानी को लखनऊ से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका शुभ रश्मि में स्थान मिला। इसके लिए मैं हृदय से इनके संपादक आदरणीय विजय विश्वास जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो आइए सुनते हैं कहानी वैदेही। शेषमणि धर्मपुर का निवासी, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, भारती और वैदेही, पुत्र इंद्रमणि और दिनेश। भरा पूरा परिवार। उनके पास खेत मात्र हैं 1 बीघे। खेती से गुजारा संभव न था, लिहाजा शेषमणि दिल्ली काम धंधे की खोज में चला गया। शीघ्र ही मोदी मिल में नौकरी मिल गई। परिवार को गांव में ही छोड़ दिया। सबका गुजर बसर अच्छे से होने लगा। बड़ी लड़की भारती का विवाह कम उम्र में ही कर दिया। अच्छा घर बर मिल गया। दोनों लड़के अभी बहुत छोटे थे। लड़कियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। वैदेही 16 वर्ष की होने को आई। विवाह की चिंता शेषमणि को सताने लगी। इसी दौरान उसे मोदी मिल में नौकरी मिली थी, वह बंद हो गई। छटनी से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शेषमणि को पुनः कपड़े के छापे खाने में काम मिल गया, जिससे आय तो कम जरूर हो गई, लेकिन गृहस्थी की गाड़ी जो रुक गई थी धीरे धीरे खिसकने लगी। वैदेही पर यौवन दस्तक दे रहा है। चेहरे पर दिव्य आभा, बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, पंकज पंखुड़ी के समान भारी पलकें, कान तक विस्तारित रक्तिम किसलय को लज्जित करने वाले अधर, कपोलों पर संध्यार्घ की लालिमा, सुक नासिका, सैंधव बगुरा से खिंचे हुए उन्नत उरोज जो कंचुकी पट में वर्तुल लिपटे हुए, घने केश रास जो घनश्याम को भी मात दे रहे हैं, क्षीण कट प्रदेश, भारी नितंब, सुंदर युगल चरण, सौंदर्य की साकार प्रतिमा सी जो रथ को भी लज्जित कर रही है, सील के आवरण में लिपटा हुआ अनिंद सौंदर्य, आभूषण विहीन दैवी ज्योति से युक्त, जो भी देखता उसे देखता ही रह जाता। शेषमणि 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर घर आया है। अपनी पत्नी कुसुमा से बोला, वैदेही विवाह के योग्य हो गई है। हाँ, आप तो देख ही रहे हैं, विलंब करना ठीक नहीं है। कुछ इंतजाम हो जाए तो इसी वर्ष इसके हाथ पीले हो जाएं। कह तो ठीक रहे हो वैदेही की माँ, लेकिन योग्य वर भी तो मिले। वर तो ढूंढने से मिल ही जाएगा, दान दहेज की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। वैदेही की अम्मा, तुम वर की खोज कराओ तो ले देकर मैं इस बार कन्यादान कर दूंगा। वर तो मैंने देख रखा है। अच्छा, कौन है? वही हरिशरण की बुआ का लड़का है। आपके आने के 10 दिन पहले वह अपने लड़के को साथ लेकर हरिशरण के यहाँ आई थी। मैं भी उनसे मिलने गई। विवाह की बात चल पड़ी तो घर आकर उन्होंने वैदेही को भी देख लिया। अच्छा, क्या कहा देखकर? कहती क्या, वैदेही को देखते ही रह गई। उन्होंने तो तुरंत ही मान लिया। सुना है बड़े घर की हैं, प्रतापगंज शहर में 2 तल्ले का मकान है। वो हमारे गरीब के घर में क्या रिश्ता जोड़ेंगी? मैंने उनसे अपना दुखड़ा सुनाया तो जानते हो क्या बोली? क्या बोली? कहने लगी, रुपया दान दहेज ही सब नहीं होता। तुम्हारी बिटिया हमें पसंद आ गई है। भाई जी से कह देना, जो कुछ कन्या हमें दे देंगे हम शहर से स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, लड़का कैसा है? तुमने तो देखा होगा। लड़का बांका और सजीला जवान है। अच्छा, अगर वैदेही उनके घर चली गई तो उसके भाग्य खुल जाएंगे। वैसे हमारी वैदेही के भाग्य बहुत अच्छे हैं, उसके लक्षण बहुत अच्छे हैं। वह किसी तरह काटने जोग नहीं है। वैदेही की अम्मा
उन्हें संदेश भेज दो कि इसी गर्मी की लगन में विवाह हो जाए। जैसे तैसे जुगाड़ करके मैं इंतजाम करूंगा। मैं तो कहती हूँ आप एक दिन प्रतापगंज चले जाइए। जब आए ही हैं तो उनको देख भी आइए, बात भी हो जाएगी और इससे उनका मन भी पक्का हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो, कल ही मैं प्रतापगंज जाऊंगा। अगले दिन शेषमणि प्रतापगंज पहुंचा। घर बर देख गदगद हो गया। बात पक्की हो गई। गर्मी की लगन में विवाह तय हुआ। घर वापस आकर शेषमणि अपनी पत्नी से सारी बात बताई। विवाह की तैयारी होने लगी। अपनी क्षमता से अधिक विवाह में खर्च किया। दोनों पक्ष संतुष्ट। वैदेही अपने ससुराल अपनी मायके की बहुत सारी यादें लेकर पहुंची। दोनों तरफ आनंद ही आनंद। लेकिन नियत नटी को कुछ और ही मंजूर था। रमेश वैदेही के सौंदर्य में खो गया, लेकिन आसरा ढूंढता नशे में। अक्सर वह नशे में मस्त होकर ही आता। बाहर तो किसी को कुछ पता ही न चलता, लेकिन वैदेही को सब कुछ पता चल गया। वह गांव की भोली भाली शांत रहने वाली दुहिता अक्सर चुप ही रहती है, किसी से कुछ न कहती। रमेश और राकेश दोनों लड़कों को बड़े लाड़ प्यार से माता कौशल्या ने पाला था। पिता बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन कौशल्या ने नर्स का कार्य स्वीकार कर लिया और अपने लड़कों को किसी भी बात का अभाव नहीं महसूस होने दिया। अधिक छूट का असर यह हुआ कि रमेश नशे का शिकार हो गया। राकेश अधिक उच्छृंखल हो गया। उसकी किसी न किसी से ठनी ही रहती थी। प्रतापगंज शहर का माहौल भी कुछ अच्छा न था। नशे और अपराध का अड्डा था यह शहर। कौशल्या ने सौरभ रमेश का विवाह इसीलिए जल्द ही कर दिया कि रूपवती पत्नी के आने पर उसी में खो जाएगा और नशे से दूर होता चला जाएगा। लेकिन वैदेही के आने से कौशल्या के घर में उजाला हो गया। घर में व्यवस्था की नींव पड़ गई। भोर में ही उठकर वह नित्य कर्म स्नानादि से निवृत्त हो चाय नाश्ता तैयार कर कौशल्या के सामने रख देती। चरण स्पर्श करती। सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद पाती। सासू माँ गदगद हो उठी ऐसी संस्कारी बहू पाकर। एक दिन सुबह जैसे ही नाश्ता रखकर वैदेही जाने लगी, कौशल्या ने कहा, बहू जरा इधर आओ। क्या बात है माँ जी? कुछ नहीं, थोड़ी देर मेरे पास भी बैठ जाओ। अभी नहीं माँ जी, बहुत काम है। अरे काम काम काम, मैं देखती हूँ तुम हर समय काम में ही लगी रहती हो। थोड़ा मेरे पास बैठकर आराम भी कर लो। वैदेही का हाथ पकड़कर अपने बगल में बैठा लिया। वैदेही आंखें नीचे कर बैठ गई, जैसे म्लान कमल सर झुकाए हो। बहू की ठोड़ी को अपने हाथों से ऊपर करते हुए कौशल्या ने बड़े प्यार से पूछा, हमारी चांद सी गुड़िया को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं मम्मी जी, रमेश ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। क्या कोई भूल हो गई? वैदेही का चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए बोली, मेरी बहू से भूल कैसे हो सकती है? मैं तो यूं ही पूछ रही हूँ, क्योंकि रात में हॉस्पिटल चली जाती हूँ न। मम्मी जी सब ठीक है। ठीक है, अब जाओ, कोई बात हो तो मुझसे छुपाना नहीं, बता देना। ठीक है माँ जी, कहते हुए वैदेही अपने कामकाज में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे 1 वर्ष का समय बीत गया। नियत नटी ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। रमेश लगभग अब प्रतिदिन देर से ही घर आने लगा और आता तो नशे में एकदम धुत। एक दिन वैदेही ने हिम्मत करके कहा, मम्मी जी अकेले परेशान रहती हैं, इतना बड़ा खर्चा कैसे चलाएं? आप कुछ करते क्यों नहीं? कर ही तो रहा हूं। क्या तुमसे प्यार? यह कहते हुए
वह अपना मुंह वैदेही के समीप ले गया, लेकिन वैदेही ने अपने मुंह पर हथेली रखकर उससे दूर हो गई। फिर आप नशा करके आए हैं। नशे में तुम और सुंदर दिखती हो, तुम्हारी कसम। नशा करके घर मत आया करिए, जहां नशा करते हैं वहीं क्यों नहीं रुक जाते? अच्छा, तो यह घर भी तुम्हारा हो गया है? नहीं, घर तो आपका ही है, लेकिन अपना समझे तब न, मम्मी अकेले मर खप करके। ओहो, तू बड़ी ज्ञानी हो गई है। तभी मम्मी मुझे रुपया देना बंद कर दी है। जरूर तुमने मेरी शिकायत की घुट्टी उनको पिलाई होगी। मैंने तो कुछ नहीं कहा, कहते हुए वैदेही दूसरे काम करने लगी। तभी रमेश ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। अरे कहाँ चली चम्मक चल्लू? कहीं नहीं, नशेड़ियों के साथ मुझे नहीं रहना। अच्छा, मैं नशेड़ी हूँ? और नहीं तो क्या, अपना सामान बेचकर पीने लगे हो, एक दिन मुझे भी बेचकर पी जाओगे। चुप रहो, नहीं तो अब अनर्थ हो जाएगा। तुम बहुत ज्यादा बढ़कर बोलने लगी हो। क्या अनर्थ हो जाएगा, अभी बताता हूँ। कहते हुए रमेश ने वैदेही के बाल पकड़कर खींचना शुरू किया। दूसरे हाथ से कमर से बेल्ट निकाली और पीटना शुरू कर दिया। चुड़ैल कहीं की, बड़ी सुंदरी बनती है, तेरी जैसी बाजारों में मेरे आगे पीछे टहला करती हैं, समझी? पीटने की आवाज आने पर बगल में राकेश दौड़कर कमरे से बाहर निकला। वह देखा तो उसकी भाभी लहूलुहान पड़ी थी। राकेश ने कहा, ये क्या कर रहे हो भैया? चुप रहो राकेश, यह चुड़ैल मुझे सिखाने चली है, घर चलाना बताएगी, कमीनी कहीं की। बड़बड़ाते हुए न जाने कहाँ चला गया। भोर में कौशल्या हॉस्पिटल से घर आई, अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह न चाय मिला न नाश्ता। बहू, ओ बहू, आवाज देते हुए वह वैदेही के कमरे में पहुंची तो देखा कि वह औंधे मुंह लेटी है, वस्त्र अस्त व्यस्त, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई, चेहरा कुम्हलाया जैसे मसला हुआ कमल। कौशल्या उसका शरीर हिलाते हुए पूछी, क्या बात है बहू, तबीयत ठीक नहीं है क्या? वैदेही चौंक कर उठी। नहीं मम्मी जी, जरा से नींद आ गई थी, कहते हुए वह अपनी साड़ी समेटने लगी। क्या बात है, कुछ तो नहीं? सर नीचे किए वैदेही बोली। कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो। हाथ से उसका मुंह ऊपर उठाया। वैदेही का चेहरा सूजा हुआ है, आंखें लाल लाल गुंजा के समान हो गई हैं, सजल होकर बरस पड़ी। गले से लिपट कर वह फपक पड़ी। कौशल्या ने पीठ थपथपाई और बड़े प्यार से पूछा, पूरी बात बताओ। वैदेही ने सारी बात बताई। अच्छा, नौबत यहाँ तक पहुंच गई। आने दो बच्चा को, आज ही मजा चखाऊंगी। पैर से लिपट कर वैदेही रोने लगी। आप उनसे कुछ मत कहिए मम्मी जी, नहीं तो उन्हें लगेगा कि मैंने शिकायत की है। इस बार जाने दीजिए, समय आने पर सुधर जाएंगे। आपको मेरी कसम, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है बहू, तुमने कसम दी है तो इस बार मैं जाने देती हूँ। 2 दिन बाद रमेश घर वापस आया। सब कुछ सामान पहले जैसा। वैदेही का व्यवहार भी वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कौशल्या ने रमेश से पूछा, कहाँ गए थे? बड़ी बहन के यहाँ। बताया क्यों नहीं? आप थी नहीं, शाम को दीदी का फोन आया तो मैं चला गया। अच्छा, बिट्टू ठीक है? हाँ, सब ठीक है। अब कहीं जाना तो कम से कम घर पर बता के जाना। ठीक है मम्मी। अपने बारे में भी कुछ सोचा है? कुछ सीख लो तो काम मिले, जिससे आसानी से जिंदगी चल सके। सोच रहा हूँ कुछ अपना ही धंधा पानी कर लूं। ठीक है, लेकिन जानकारी ले लो तब तो कर पाओगे कुछ। जी अच्छा, कहते हुए वह उठा और वहां से चला गया। वैदेही कहानी का यह पहला भाग आपके बीच में
मैंने प्रस्तुत किया। और अब आगे वैदेही के साथ क्या घटना घटित होती है, इसको जानने के लिए हम सुनेंगे वैदेही का दूसरा भाग। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।